तो आज हम इस वीडियो में लाए हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का इकाई 2 मतलब भूगोल इतिहास। इससे पहले इतिहास के जितने भी चैप्टर थे उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए गए हैं। आज हम भूगोल के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, लघुत्तरीय एंड दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। तो चलिए, पहले पार्ट का नाम है संसाधन एवं विकास। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है, इसके दो कारण लिखिए। तो मृदा अपरदन क्या है, इसके दो कारण देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, पहले आप मृदा अपरदन हेडिंग डालिएगा। मृदा के ऊपरी भाग अवतरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक संसाधन जैसे पवन, जल, हिम या मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसके नॉर्मल भाषा में कैसे कह सकते हैं कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसके कारण भी लिखना है, दो कारण लिखना है। तो 1, 2 देखते हैं। शुष्क और रेतीले क्षेत्र में पवन मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। खुली ढीली मिट्टी को पवन आसानी से उड़ा ले जाता है और दूसरे स्थान पर जमा कर देता है। पवन माने हवा। नेक्स्ट है, दूसरा है वृक्ष की अनियंत्रित मतलब वृक्ष की ज़्यादा कटाई और अति चराई से वनस्पति नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की सुरक्षा नहीं हो पाती। बस 2 ही लिखना आपको और आपको 3 नंबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा है, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय लिखिए। तो भूक्षरण रोकने को कोई 3 उपाय तो हो जाएंगे। पहला, वन लगाकर। मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला साथियों, पहला है वन लगाना। वृक्षों की जड़ों मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रहती है, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। पेड़ लगाने से उसके जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और कटाव नहीं होता मिट्टी के, जिससे भूक्षरण नहीं होता। दूसरा है घास लगाकर। घास की जड़ें भी मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रहती हैं तथा मिट्टी को बहने से रोकती हैं। तो ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट है, घास लगाकर। तीसरा है सीढ़ी नुमा खेत बनाकर मतलब सीढ़ी की तरह खेती बनाकर। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। ऐसे खेतों को चारों ओर से मेड़बंदी किया जाता है, मतलब जैसे आप नॉर्मल खेतों में देखते होंगे अपने गांव में, वैसे चारों ओर से मेड़ बनाकर रोका जाता है। चौथा हमारा है समूच जुताई। ढाल वाली भूमि पर समूच रेखा के समांतर हमें हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, जिससे भूमि कटाव में भी कमी आता है। मतलब एकदम समतल करना भी भूमि कटाव को रोका जा सकता है। बस ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके उपाय हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दीर्घोत्तरी का। तो नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो मृदा अपरदन जो इससे रिलेटेड भी लिख सकते हैं, जो 4 पहले देखे थे। तो मृदा अपरदन कारण भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुयुक्त हो जाता है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय। मतलब अगर मृदा अपरदन को नहीं रोकेंगे तो हमारे खेत बंजर हो जाएंगे और हमारी फसलें कम उगेंगी। इसीलिए मृदा अपरदन रोकना बहुत जरूरी है। तो पहला है मेखला बनाकर। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों को पश्चिम भारत में रेत के ढीलों में अस्थिकरण के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दूसरा हमारा है, पहला तो मेखला बनाकर, दूसरा है बांध का निर्माण करके नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। तो और देखते हैं।
तो पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, पशुचारण मतलब पशुओं को चराने पर प्रतिबंध, पशुचारण प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जाता है। तो आप सोच रहे हो पशुचारण पर नियंत्रण लगाकर क्या कैसे कर सकते हैं। पशुचारण, पहले तो उस पर जो घासें होती हैं उसे पशु चल लेते हैं, जिससे मृदा अपरदन हो सकता है, और उनके पैरों खुरों के बीच मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर चौथा हमारा है, ये विस्तृत है ना, थोड़ा बड़ा ही होगा, वृक्षारोपण द्वारा, वृक्षारोपण यह काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। तो नेक्स्ट है समुच्चय रेखा में निर्माण, जिससे अभी पहले वाले प्रश्न में देखे थे, समुच्चय रेखा का निर्माण करके ढाली वाली भूमि पर समुच्चय रेखा का समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट है भूमि पर सोपन बनाकर, ढाल वाली मतलब सीढ़ी बनाकर, ढाल वाली भूमियों पर सोपन बनाया जा सकता है। सोपन कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रण करती। पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपन अथवा सीढ़ीदार खेती काफ़ी विकसित हुई है। तो नेक्स्ट हमारा है खेती को पट्टियों से बांधकर, खेतों को, बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच फसल की पट्टी उगाई जाती है। ये पवन द्वारा जनित बल को कम करता है। इस तरीके की कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं महत्वपूर्ण, ये भी है मृदा अपरदन। देखिए इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, या मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारण का निर्माण कीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन सभी वैसे हैं, मृदा अपरदन से क्या आप समझते हैं। तो देखिए उत्तर है जल, वायु, नदी आदि जैसे प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि के ऊपरी परत को तेजी से कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। प्रायः मृदा अपरदन बनाना और अपरदन की क्रिया साथ साथ चलती है तथा दोनों में संतुलन होता है। प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों द्वारा यह संतुलन बिगड़ जाता है। मानवीय एवं भौतिक कारणों से होने वाली मृदा अपरदन का विवरण इस प्रकार है। तो पहला है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक, मतलब मृदा अपरदन को रोकने के लिए मानव को क्या करना चाहिए। तो पहला है खनन कार्य, खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। तो जहाँ पर खनिज पदार्थ होते हैं उस निकाल लेते हैं, जिससे हमारी मृदा अपरदन हो जाता है। तो भवन निर्माण करके, मनुष्य भवन निर्माण करने मतलब कार्य के लिए रोड़ी, बाजरा, संगमरमर, बदुरपुर आदि प्राप्त करने के लिए छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढे में प्रताड़ित कर देता है। मतलब तब उससे मृदा वाली वहीं पे चले जाएंगे मृदा अपरदन। तो नेक्स्ट हमारा अत्यधिक चारागाह, मतलब पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का अवतरण समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र हो जाता है, जिससे वायु भी ले जा सकती है उर्वरक वाली मिट्टी को, और जल भी ले जा सकती है। तो चौथा हमारा वन के कटाव के कारण, वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं। वन के कटाव से मृदा अपरदन तेजी से आ जाती है, क्योंकि पानी और पवन बहाव से वृक्ष कम कर देते हैं। तो इसे नॉर्मल भाषा में आप समझिए, जैसे अपने यहाँ किया जा सकता है वैसे ही समझिए और वैसे ही उत्तर लिखिए। कृषि के अनुपयुक्त तरीकों का उपयोग करके, कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन, जैसे गलत ढंग से हल चलाना, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती हैं, जिससे अंदर से बहती पानी आसानी से मृदा कटाव कर सकती है। तो दूसरा है, पहला तो मानव का क्या कारक होता है, मतलब क्या करके रोका जा सकता था। दूसरा है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी भौतिक कारक, मतलब भौतिक कारक क्या है। ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा के मृदा अपरदन होता है, या मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है। पवने तथा आदि के रूप में ले जाती हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़ा ले जाती हैं। शुष्क मरुस्थल प्रदेश में मृदा अपरदन का यह एक बड़ा कारक है। तो इतना महत्वपूर्ण। और देखते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो यह एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्राकृतिक संसाधन, वह सभी संसाधन जो प्राकृतिक प्रदाता हैं, मतलब जो प्राकृतिक से प्राप्त हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, जल, वनस्पति, जंतु, हवा, प्रकाश, खनिज इत्यादि सब प्राकृतिक संसाधन हैं। तो भारतीय परंपरा प्राकृतिक का माता माना गया है, चूँकि यह मानव की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। आदिकाल से ही हमने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्राकृतिक के संसाधन का उपयोग ही नहीं बल्कि दोहन किया है। इन संसाधनों का हमारी सभ्यता के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। प्राकृतिक संसाधन का अभिप्राय प्राकृतिक से है। इन साधनों का सतत उपलब्ध तभी संभव है जब उनकी बहुत ही सावधानी से उपयोग किए जाए, अर्थात जिस गति से इनका प्राकृतिक से निकाला जा रहा है लगभग उसी गति से प्राकृतिक इन्हें संचय की पद्धति को भी अपनाया। संचय की विधि से संचारण एक अहम भूमिका। संचारण से अभिप्राय अपनी अत्यधिक आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का मात्र उपयोग ही, ना ही दोहन एवं या दुरुपयोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, प्राकृतिक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है किंतु हमारे लालच की पूर्ति में वह अक्षम है। उपयुक्त संसाधन का उपलब्ध वृक्ष चक्र जैसे जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, खनिज चक्र इत्यादि के माध्यम से प्राकृतिक द्वारा ही मानव की अनावश्यक अविवेकपूर्ण हस्तक्षेप उक्त चक्रों को प्रभावित करता है। प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो पहला नवीकरणीय संसाधन, वह संसाधन जिनका लगातार प्राकृतिक में होता रहा है, प्राकृतिक उनके उपस्थिति में लंबे समय तक बनी रहेगी। इन उपस्थिति को संतुलन बिगाड़ने के लिए इनका केवल अत्यधिक दोहन किया जाना पूर्ण के बारे में पहले ना ही जाए। जैसे वायु, जल, मिट्टी, वन, खनिज, ये सब नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा हमारा है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन देखते हैं, वह संसाधन जिनका निर्माण एक लंबे काल से हो रहा, अर्थात यूँ कहे कि उनका निर्माण गति अति धीमी होती, इसलिए आवश्यकता में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अति सावधानी के साथ किया जाए, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस पदार्थ और पेट्रोलियम इत्यादि। तो मानव निर्मित जानते हैं, वह साधन जो मानव अपने खुद के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो इसके लिए आप उदाहरण के लिए अस्पताल, चेयर, कुर्सी, ये सब लिख सकते हैं। बस इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भूगोल का पहला चैप्टर था। तो वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।